लकी ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे यह बात खटक रही थी कि उसने ये खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए। इसलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी, लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने यह बात कही, वो होटल के जनरल मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फ़ोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा गया। मैनेजर ने तुरंत सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहाँ के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीले और सफ़ेद रंग का डिब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उसे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज़ पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लकी को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लकी ने अपनी आंखों से उन डब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लकी ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, ये बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं। मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और यह रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लकी ने मुस्कुराते हुए ही और अपने लिए एक डिब्बे का ढक्कन लगा लिया। मैनेजर ने डिब्बे के साथ में एक बॉटल वाइन की भी रखवा दी थी। जैसे ही लकी उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बे लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए मैं इसे उठाकर रखवा देता हूँ। लकी ने काफ़ी कोशिश की कि वो डब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लकी के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लकी के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप प्लीज़ तकलीफ़ मत लीजिए, मैं यहाँ से अपने लिए टैक्सी ले लूँगा। लकी ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लकी का ये कहना हुआ था कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लकी से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागिनी की आंखों में चमक थी, वो लकी के ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। लकी देख पा रहा था कि खाना खाते हुए भी रागिनी बार बार लकी की ओर देख रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लकी को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे, और यह भी मन कर रहा था कि वो ना कर दे। ना वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखे। लकी के कॉलेज में किसी के कार से आने की, और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज़ की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, रागिनी। वो रागिनी की धूप से मिचमिचाती हुई आंखों को चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने कहा, मम हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लकी ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो लोग समझ गए थे कि लकी उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने भी उसे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी के लोग निकल गए हैं, वो लकी की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद रागिनी के दिमाग में ना जाने का क्या शक आया कि उसने फिर से लकी की ओर देखा और बोली, सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़। रागिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लकी के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतना जल्दी उससे इस बारे में बात करना शुरू कर देगी। लकी से कपकाया और उसने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो रागिनी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें उस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। और अब की बार लकी ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफ़ी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लकी के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लकी उससे बिल्कुल अलग निकला था।
जैसे ही लकी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागिनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज़ नहीं हुए होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। प्लीज़ सर प्लीज़, रागिनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लकी को लगा कि यह माफ़ी मांगने और माफ़ करने का सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था तो उसने बात को वहीं ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागिनी ने देखा कि लकी के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी जिसे देखने के लिए वो बार बार लकी की ओर देखती। उसके पतले पतले होंठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ठीक है सर, रागिनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लकी और रागिनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लकी के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। लकी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अमित को फ़ोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में ही है, कोयल के साथ में, अमित ने कहा। लकी ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्पिटल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतज़ार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतज़ार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता, लेकिन अगर वो गर्मागर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लकी सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागिनी ने उसे देखा और पूछा, सर आपके कॉलेज ही चलना है ना? रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लकी के मन में एक बार के लिए ये ख्याल आया कि हॉस्टल का कमरा खाली और अभी अमित और बाकी लोगों को आने में वक्त था, ऐसे में वो चाहता तो रागिनी को अपने साथ उस कमरे पर ले जा सकता था। उसके दिल की धड़कन में थोड़ा सा इजाफा हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर हॉस्टल जाता, उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। लकी ने कहा, ठीक है सर, रागिनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। लकी को थोड़ी देर के बाद यह महसूस हुआ कि रागिनी की पूरी गाड़ी में उसके परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी वो कि लकी उसे जितना समेटता जा रहा था वो उतनी ही कम पड़ती जा रही थी। जब लकी का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा, तो उसने रागिनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा दिया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागिनी उसे ही देख रही थी तो उसने तुरंत अपनी नज़र नीची कर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसकी आंखों में उसकी हंसी चमक रही थी। अचानक उसे लगा कि वो फिर से वही हरकत कर रहा था जो वो लिफ्ट में कर रहा था और उसे अपने आप पर ही शर्म आ गई। वैसे सर आप चाहें तो फिर से अपनी नज़र उठा सकते हैं। मैं इस बार आपको, रागिनी ने भी शर्माते हुए कहा। बड़ी हिम्मत करके उसने यह बात कही और कहते ही उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से यह सुना, उसकी शर्म और बढ़ गई। उसने बिना रागिनी की ओर देखे ही कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नज़र मेरे ऊपर पड़ती है तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसलिए आप चाहें तो, रागिनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। लकी भी मुस्कुराने लगा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन उसकी ज़ुबान से ज़्यादा बोल रही थी। लकी ने फिर से रागिनी को झलक भर ही देखा और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागिनी के ही नाम कर दे। उसके गाल, उसके कान और उसकी उंगलियां, उन सब में कोई जादू सा था। लकी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सिटी हॉस्पिटल आ गया, लकी को पता ही नहीं चला। रागिनी ने देखा कि लकी उसे अभी भी देख रहा था तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही लकी का ध्यान टूटा, रागिनी ने सामने की ओर इशारा किया। लकी ने देखा उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ओह, हम तो पहुंच भी गए। थैंक यू, अब मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगा, लकी ने कहा। उसे इतनी जल्दी सफ़र खत्म होने का बहुत मलाल हो रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रागिनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि लकी अपना हाथ खाने का डिब्बा लेने के लिए आगे बढ़ाता, रागिनी ने अपने हाथ से वो डिब्बा निकाला और लकी की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रागिनी को निहार लिया। रागिनी भी शर्माए और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लकी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागिनी भी लकी की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागिनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लकी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था। उसका दरवाज़ा लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने दरवाज़ा खोला, उसके चरमराने की आवाज़ आई। लकी ने देखा कि उसे एक छोटे से कमरे में रुकवाया हुआ था।
कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सबने कोयल के पलंग को घेर लिया था। लकी ने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। लकी ने देखा कि कोयल के पलंग के पास में ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। उसमें से कुछ फूलों के गुलदस्ते थे तो कुछ गेट वेल सून के कार्ड थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे डिब्बे थे। देखने में वो सब काफी रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लकी खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। लकी ने इतनी सारी नज़रों को अपनी ओर आता हुआ देखा तो वो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे लकी खुद भी यहाँ पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्तों को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी तो लकी को ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर नाराज़ थी। लकी को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी ही शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर कोयल ने तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिशा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। लकी के हाथ में वो नीला डिब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था, लकी ने कहा। अच्छा, तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना, मरीज को बाहर का खाना नहीं खिलाते, दिशा ने कहा और लकी की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। लकी फंस गया था। उसने कहा नहीं था कि वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अमित और उसके बाकी के दोस्तों के लिए लाया था। अब वो क्या जवाब देता उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रुमाल उसकी जेब में था ही नहीं। उधर लकी की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी, वहीं इधर रागिनी की गाड़ी में से लकी की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रागिनी को गाड़ी चलाते हुए यह महसूस हो रहा था कि लकी के उतर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब 2-3 बार उसने सूंघकर देखा तो उसे पता चला कि वो सच में लकी की ही महक थी। जब रागिनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि लकी का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागिनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो सर, इसे तो यहीं भूल गए। अब रागिनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लकी को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लकी कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचाता? और क्या रागिनी उसे रुमाल देने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? जब सब लोग लकी को रागिनी के साथ देखते तो क्या सोचते? उधर जब अमित ने देखा कि लकी के माथे से पसीना गिरने को था तो वो समझ गया कि लकी घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो आगे कुछ पाता, अमित बीच में कूदा और बोला, अरे देखो, लकी तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी, सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे हुए होंगे, इसलिए वो ना सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया। क्या बात है मेरी जान, जियो, अमित ने कहा और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। वैसे तो लकी कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में वो मना कर देता तो आज ये सब दोस्त मिलकर उसकी हालत खस्ता कर देते। वो उसकी इतनी फजीती करते, इतनी बेइज्जती करते कि लकी यहीं खड़े खड़े अपनी जान दे देता। अब भले ही वो ये खाना कोयल के लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे अमित की बात में हाँ भरनी ही पड़ी थी कि वो ये खाना और किसी के लिए नहीं बल्कि कोयल के लिए ही लाया था। वैसे भी आदमी हॉस्पिटल में खाने से अच्छी चीज़ मरीज के लिए और क्या ला सकता था? वाह, लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि कोई आदमी मरीज से मिलने के लिए आया और उसके लिए बाहर का खाना लाया, मानसी ने कहा और हंसने लगी। उसके बाकी सभी दोस्त भी उसकी इस हंसी में शामिल हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि लोग मरीज से मिलने आते हो और वो अपने साथ खाना नहीं लाते हो। एक माँ जब अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो भी तो खाना लेकर ही आती है। और कोयल का कौन सा पेट खराब हुआ है जो वो बाहर का खाना नहीं खा सकती? तुम लोग अभी सब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हो, इसलिए तुमने अभी असली दुनिया देखी नहीं है, गर्वित ने लकी के बचाव में और भी बड़ी बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही कोयल के सब दोस्त आपस में बातें करने लगे। अरे पर जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था ना? उन सब की बातों के बीच कोयल ने अपनी पतली सी आवाज़ में कहा। उसे इस बात पर काफ़ी शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का, और वो भी लकी जैसा, उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या।
लकी ने अपने आप से कहा। वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी हॉस्पिटल के नियमों की जानकारी थी, लेकिन अब वो ये कहकर फंस गया था कि वो ये सब खाना कोयल के लिए लाया था। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे चलो कोई बात नहीं है, पर ये लाया क्या है पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डब्बे को खोलने के लिए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डब्बा खोलती, उसे पीछे से और एक दोस्त की आवाज़ आई जिसने कहा, अरे क्या खोलकर देख रही हो? वैसे भी यह कौन सा पनीर कोरमा ले आया होगा? तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है, ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे यह वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबे पर डिलीवरी का काम करता था? मैंने जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करता था तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज़्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो यह वहाँ से वही लाया होगा, एक लड़के ने और कहा। वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी कि लकी देख नहीं पा रहा था कि उसके बारे में कौन बोल रहा था। अच्छा, तो इस डब्बे के अंदर वो सड़े से 50 रुपये वाले फ्राइड राइस है, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए? एक और लड़की ने अपनी भौहें नफरत के साथ चढ़ाते हुए कहा। हाँ और तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यह एक फ्राइड राइस ले आया होगा, पर वो भी 100 रुपये से ज़्यादा के थोड़ी ना आते हैं। अब यहाँ कोयल को अच्छे खाने की ज़रूरत है और यह उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है। और एक लड़के ने कहा, अब अगर न जाकर देखेगी और उसे पता चलेगा कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसा सड़क छाप फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो उस बात का सबके सामने जाकर ढिंढोरा पीट देगी और फिर पूरा हॉस्पिटल हमारे ऊपर हंसेगा। बोलेंगे कि अगर फ्राइड राइस ही खाना था तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। जैसे ही उस चश्मे वाली लड़की ने ये कहा, सब लोगों की हंसी निकल गई। वो लोग लकी को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, लेकिन लकी का मन कर रहा था कि वो अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा ले। उन लोगों की आंखों में लकी जरा सी भी शर्म नहीं देख पा रहा था। वो उन लोगों के सामने खड़ा था और फिर भी वो उसके बारे में इतना सब कुछ कहे जा रहे थे। खैर उन लोगों को लकी के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर भी नहीं लग रहा था। वो लोग जानते थे कि कोयल लकी को कैसे ट्रीट करती थी, इसलिए उन लोगों को भी लकी को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस मिल गया था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से आया था और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन वो इन सब लोगों के सामने अपने आप को साबित नहीं करना चाहता था। वो दिल से अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था और वो बस यही चाहता था कि ठंडा होने से पहले ही उसके दोस्त से खा ले। यार अमित, मैं ये सब तेरे प्रीतम और गर्वित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूँ। इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए इसे खा लो, लकी ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में लकी के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लकी से खाने का वो पैकेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे यह करते हुए देखा तो वो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज़ अमित, पता नहीं इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल के ये शब्द सबके सामने अमित के कानों में गए तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और इधर रागिनी का सिग्नल भी खुल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरी बत्ती हो गई थी। वो बस लकी के रुमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी। जब पीछे से हॉर्न बजने शुरू हुए तो रागिनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां खड़ी थी। रागिनी ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू की और वो इसी दुविधा में थी कि उसे रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था या नहीं। जब उसने रुमाल को पहली बार देखा तब तो उसके दिमाग में यही आया था कि उसे लकी को ये रुमाल दे देना चाहिए था, लेकिन जब उसने उस रुमाल को अपने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रुमाल को अपने हाथ से छोड़े। उसमें लकी की खुशबू के साथ साथ उसके खून के बहुत हल्के हल्के धब्बे भी लगे हुए थे। जब रागिनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल जाने के लिए यूटर्न लेने ही वाली थी कि ठीक तभी उसने रुमाल को अपने ब्लेज़र की जेब में डाला और यूटर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रुमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रागिनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाज़ा खुला तो लकी ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी नज़र बाकी लोगों को चीरते हुए सीधी कोयल पर ही जा टिकी थी। कोयल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे थे। बाकी लोग तो उन दोनों के लिए गायब ही हो गए थे। फिर प्रशांत उसके थोड़ा पास आया और बोला, कोयल आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस थोड़ी सी चोट लगी है और एक हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ तुम कैसे हो? कोयल ने चमकती आंखों से प्रशांत को देखा। लकी देख पा रहा था कि प्रशांत से बात करने के दौरान ना जाने क्यों कोयल की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी और प्रशांत भी उसे ऐसे देखता था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रशांत उसकी बात का कोई जवाब देता, कोयल ने उससे कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं किया होता तो। इससे पहले कि कोयल उससे आगे कुछ कह पाती, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीची कर ली थी। इन दोनों की बातें सुनकर अमित और उसके बाकी के दोस्तों का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़ ले। चोट खाने के बाद भी इन दोनों का प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा था। भले ही प्रशांत ने कोयल को भरी बरसात में दिल्ली की सड़क पर पटक दिया और उसकी टांग में फ्रैक्चर ला दिया, तो भी वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो भगवान हो। और दूसरी तरफ लकी, जो इस गधे के लिए अपनी सीट छोड़कर गया और जो उसके लिए खाना तक लेकर आया, ये लड़की उससे सीधे मुंह बात भी करने को तैयार नहीं थी। अमित ने एक गहरी सांस ली और कोयल के आगे हाथ जोड़ लिए। इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ और कहते, अचानक पीछे से और एक औरत की आवाज़ आई। अर्री कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कोयल ने उस आवाज़ को सुना, वो समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। वो औरत कोयल के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और उसकी ओर चिंतित नज़रों से देखने लगी। जब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और फिर उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आवाज़ सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो कोयल के पास आई और उसने कोयल के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफ़ी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4-5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सा लिनेन का शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। उसने अपने कंधे पर काले रंग का एक बैग टांगा हुआ था और उसके सिर पर उसका महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। प्रशांत ने जब उसके मुंह से अपने लिए गधा शब्द सुना तो वो उसे घूरकर देखने लगा। अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसी ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फ़ोन आया और जैसे ही मैंने सुना मैं तो भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट से 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल आ गई, कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे आंटी, ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार ही परेशान हो रही हो, कोयल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा सा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नज़र घुमाई और वहां खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लकी को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नज़र प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही हो वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने ले गया था। इतने लंबे चौड़े हटे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अक्ल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलाना चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी है, बाइक तो फिसलनी ही थी ना। अब इसको ज़्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढते। ज़्यादा हीरोगिरी चढ़ी है ना तो उसे उतार लो, जवानी के जोश में बुढ़ापे के। इससे पहले कि कश्मीरा आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है, उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते तो आज हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लायन ग्रुप की धमकी के बारे में भी उसे पता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। तुझे मालूम भी है हुआ चेतन मित्तल खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज़्यादा समझ थी। वो काम काज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर के सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखा और कहा,
नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी, कश्मीरा ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फ़ोन करता हूँ। इतना कहते ही प्रशांत ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लकी उसे देख रहा था और वो वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फ़ोन उठाते? क्या कोयल को लकी की असलियत का पता चल जाता? अगर चल भी जाता तो लकी फिर आगे क्या करता? जैसे ही प्रशांत ने कश्मीरा के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनी, उससे रहा नहीं गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपना पिता को फ़ोन मिला दिया। घंटी बज रही थी और सभी लोग उसके पिता के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सही बोल रहा था, कश्मीरा या फिर प्रशांत। लगभग 4 घंटियों के बाद ही प्रशांत के पिता ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो पापा, प्रशांत ने जोर से बोला और बाकी लोगों ने भी उसकी बात सुनने के लिए अपने अपने कानों को फ़ोन के थोड़ा और पास सरका लिया। हाँ बेटा बोलो, उधर से उसके पिता ने कहा। पापा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कल जब मैंने आपको फ़ोन किया और फ़ोन पर यह कहा कि हमें कोयल की हेल्प करनी है, तो आपने मुझसे कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त चेतन मित्तल आपकी मदद कर सकते हैं। बराबर, प्रशांत ने कहा और बिना अपने पिता के जवाब का इंतज़ार किए वो आगे बोला। तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? प्रशांत के पिता, जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही उन्होंने ये सवाल सुना तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो प्रशांत को कैसे बताते कि वो गए तो थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि प्रशांत भी जिद्दी था, अगर वो उसे अभी जवाब नहीं देते तो वो अपना कॉलेज छोड़कर उनके ऑफिस चला आता। इसलिए अपनी लापरवाही पर पछताते हुए उन्होंने अपना गला साफ किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा मैं चेतन से मिलने के लिए गया तो था, लेकिन वो मुझे ऑफिस में मिला नहीं। फिर जब मैं उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि चेतन तो आज मुझसे मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिजी है। अब क्या है बेटा कि बड़ा आदमी है तो उसकी मीटिंग भी बड़ी ही होगी, इसलिए वो बीच में तो उठकर मुझसे बात करने के लिए आ नहीं सकता था। पर ऐसा नहीं था कि मैं उसी वक्त वहाँ से उठकर चला आया, मैंने उसका करीब 1 घंटे तक वेट भी किया लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी ज़रूरी थी कि लंच भी उनके ऑफिस में ही सर्व हुआ था। उद्धरण। अब प्रशांत के पिता को तो मालूम ही नहीं था प्रशांत इस वक्त कहाँ था। इस बात से बेखबर प्रशांत के पिता ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेतन मित्तल को एक मीटिंग में व्यस्त कर दिया था। इतना तो वो भी जानते थे कि प्रशांत चेतन मित्तल के दफ्तर में क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जाने वाला था। इधर जैसे ही प्रशांत ने अपने पिता के मुंह से यह बात सुनी, उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और खून उसके शरीर में दुगुनी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके कान गर्म और लाल हो गए थे। जैसे ही उसका सामना सच से हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कद घटकर आधा रह गया था। इधर सब लोग और कोयल भी प्रशांत के फ़ोन रखने का इंतज़ार कर रहे थे। वो सभी इस बात की पुष्टि कर देना चाहते थे कि अगर उन्होंने प्रशांत को ही अपना हीरो माना था तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। साथ ही कोयल भी इस बात को कश्मीरा को मनवा देना चाहती थी कि चेतन मित्तल और प्रशांत के पिता की दोस्ती बहुत मजबूत थी। बाइक पर गिरने से पहले प्रशांत ने उसके पापा और चेतन मित्तल की दोस्ती के जो किस्से उसे सुनाए थे, उसके बाद तो कोयल को पूरा विश्वास हो गया था कि यह काम उसके पिता ने ही करवाया था। इधर प्रशांत के पिता प्रशांत के जवाब के आने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए प्रशांत ने कहा, ठीक है पापा, कोयल ने आपको अपनी ओर से थैंक यू बोला है, प्रशांत ने कहा और तुरंत फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, उसने देखा कि कश्मीरा उसी को घूर रही थी। उसकी पलकें बार बार खुशी के मारे झपकी जा रही थी। इस वक्त इस कमरे में सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरों पर सुकून के भाव थे, पहली कश्मीरा और दूसरा लकी। प्रशांत ने कश्मीरा से नज़र मिलाई और खिसियाकर हंसते हुए कहा, वो मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा कि वो कल चेतन मित्तल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे ही कोयल ने प्रशांत के मुंह से यह बात सुनी, उसकी सांस में सांस आ गई थी। हालांकि उसे प्रशांत की शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रशांत की शक्ल से ज़्यादा कश्मीरा की शक्ल का रंग उड़ाना ज़रूरी था। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि बिना प्रशांत की हेल्प के ये केस सॉल्व हो ही नहीं सकता था। आप बेकार में ही इसको गालियां दे रहे थे और इसके ऊपर शक कर रहे थी, कोयल ने कहा और फिर प्रशांत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रशांत प्लीज़ तुम मेरी आंटी की बातों का बुरा मत मानना। यह क्या है ना कि मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए कभी कभी ऐसे बिहेव कर देती है। उद्धरण। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी आंटी मेरी आंटी, मैं तुम्हारी आंटी की बातों का बुरा क्यों मानने लगा? लेकिन आंटी अब तो आपको कोई शक नहीं है ना? प्रशांत ने पूछा।
हालांकि कश्मीरा के चेहरे पर से शक की लकीरें अभी भी मिटी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रशांत ने उसके पापा से उसके सामने ही बात की थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे भी इस वक्त उसका ध्यान प्रशांत पर था भी नहीं। चलो अब मैं तो जा रही हूँ। तुमसे मिलने के चक्कर में ना तो मैं खाना खा पाए और ना ही नाश्ता किया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है और इससे पहले कि तुम्हारे पलंग के पास मेरा पलंग लग जाए मैं तो जा रही हूँ, कश्मीरा ने कोयल से कहा और अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। अरे आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरे चक्कर में आप परेशान हो गई। वैसे आंटी, मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं खाया है, तो बेटर है ना कि मैं यहीं पर कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। आप जाओगे, ऑर्डर करोगे, उतनी देर में तो खाना यहाँ आ जाएगा और सब लोग साथ मिलकर खा भी लेंगे। बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे? कोयल ने कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा, प्रशांत ने बीच में कहा। देखो तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खाने के इंतज़ार में बैठ नहीं पाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नज़र फर्श पर रखे उस नीले डिब्बे के ऊपर पड़ी जो लकी अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और फिर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाती, पीछे से कोयल ने कहा, आंटी उसे हाथ मत लगाओ, उसमें पता नहीं किसी सड़क छाप होटल के सस्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है। मैं बोल दूंगी अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा। कोयल ने उस डब्बे को दुत्कारते हुए कहा। अरे, इससे क्या मतलब है कि वो फ्राइड राइस है या चाउमीन? खाने की चीज़ तो खाने की ही होती है ना, तुम खाने की चीज़ को ऐसे कैसे फेंक सकती हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और तुम्हें जो मंगवाना हो मंगवा लो, लेकिन अभी तो मैं यही खाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और डब्बा खोल दिया। जैसे ही उसने डब्बे को खोला उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। यार, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, आंटी ने कहा। ये किस चीज़ की खुशबू है आंटी, डब्बे में क्या है? सभी दोस्त उस डब्बे के खुलते ही बारी बारी से उससे सवाल करने लगे। इससे पहले कि उसकी आंटी को कोई जवाब दे पाती, सबने आकर के उस डब्बे को घेर लिया था। लेकिन कश्मीरा ने उस डब्बे को उठाया और उसके अंदर जमे खाने के पैकेट को पलंग के पास रखी टेबल पर जमाने लगी। बाबा, ये तो बहुत ही पुरानी लग रही है, कश्मीरा ने उस डब्बे में से वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। उस बोतल के अंदर की रेड वाइन चमक रही थी। ये तो 10,000 से कम की नहीं दिख रही, एक लड़के ने उस बोतल को कश्मीरा के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या तुम सही कह रहे हो? कोयल ने उस लड़के की ओर देखते हुए बोला। उसे उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोयल उस बोतल का कनेक्शन लकी से नहीं बैठा पा रही थी। फिर कश्मीरा ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला। उसे खोलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई थी। फिर कश्मीरा ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक गिलास में डाली और चखने लगी। कश्मीरा ने खुशी खुशी कोयल को देखा और बोली, हाँ, ये सच में इतनी ही महंगी है जितनी कि यह लड़का बता रहा है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे चखा था जब मैं बिजनेस के काम से फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही था। कश्मीरा ने फिर उस बोतल को नीचे रख दिया था। तब तक बाकी के लोग सारे डिब्बों को खोल चुके थे और उनके खुलते ही पूरे कमरे में उस खाने की महक बिखर गई थी। अरे, इसमें तो हैदराबादी दम बिरयानी है, कश्मीरा ने देखा और देखते ही जोर से चिल्ला पड़ी। क्या कहा? हैदराबादी दम बिरयानी? बाकी लोग हक्के बक्के से होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और ये देखो, इसमें पनीर लबाबदर है, और इसमें रबड़ी घेवर, और इसमें है रुमाली रोटी, और इसमें चिकन लजीज। ये सब देख देख कर ना सिर्फ कश्मीरा की बल्कि कोयल और उसके दोस्तों के भी होश उड़ गए थे। जितना भी खाना उस मेज़ पर रखा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही चुनिंदा मसालों से बनाया गया था। उसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसका स्वाद और उसकी कीमत आम ढाबे के खाने से बहुत ज़्यादा थी। इसमें जो भी मसाले पड़े हैं ना, वो इंडिया के तो है ही नहीं, सब के सब बाहर से आए हैं, कश्मीरा ने कहा। कोयल जानती थी कि बिजनेस के काम से उनका इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसने कश्मीरा से कहा, अरे आंटी, अब आप ऐसे हमको चिढ़ाओ मत, हमने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है। कोयल को असल में इस बात से चिढ़ नहीं हो रही थी कि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। वो तो बस इस बात को नहीं पचा पा रही थी कि आखिर लकी इतना सब लाया कहाँ से और कैसे था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? अब इससे पहले कि यह सब ठंडा हो जाए, हमें तुरंत इसे खाकर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर इसे बाहर की हवा लग गई तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा, कश्मीरा ने कहा और तुरंत खाना शुरू कर दिया। ओहो, क्या खाना बनाया है भाई साहब, एक लड़के ने कहा। अरे गजब, मैं तो खुशबू से ही पागल हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, दूसरे ने कहा। बाकी लोगों का भी एक निवाला चखने के बाद यही हाल था। सब लोग दबाकर खाए जा रहे थे। अरे कोयल, तुम भी तो कुछ ट्राई करो, रोशनी ने कहा और एक चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। कोयल ने झिझकते हुए रोशनी के हाथ से चम्मच ली और उससे थोड़ी सी बिरयानी चखी।
जैसे ही बिरयानी के मसाले उसके मुंह में घुले, कोयल का तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो उसने कभी हैदराबाद में भी नहीं खाई थी। एक तो खाना सच में बहुत ही अच्छा बना था और दूसरा कि सब लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए लकी अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया था। चलो कम से कम तुमसे मिलने आना तो सफल हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? कश्मीरा ने कोयल को मजाकिया लहजे में छेड़ते हुए कहा। इससे पहले कि कोयल उसकी इस बात का जवाब दे पाती, कश्मीरा ने कहा, खैर जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूँ इसलिए मैं निकल रही हूँ। अपना ध्यान रखना, बाय। इतना कहते ही कश्मीरा दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने को थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो फिर से कोयल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, पैसे वाले बहुत से होते हैं लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले बहुत कम। इसलिए जो भी ये लेकर आया हो उसे अपनी और मेरी ओर से थैंक यू ज़रूर कहना। कश्मीरा ने कहा और वो निकल गई। कोयल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी इतना अच्छा खाना लाया कहाँ से और कैसे था। कश्मीरा के चले जाने के बाद रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है कि तुमने लकी को बहुत गलत समझ लिया है। तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रोशनी की बात सुनकर कोयल बिफर गई और बोली, मैं माफ़ी मांगू? कोयल के पास इससे आगे कहने के लिए और कुछ नहीं था। वो लकी से नफरत करती थी और वो किसी भी सूरत में उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी। इसलिए उसने आगे कहा, मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना आखिर ला कहाँ से सकता है। मुझे तो लगता है कि इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहाँ जो खाना बच जाता होगा उसे यह यहाँ ले आता होगा। उद्धरण। रोशनी ने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब होने के बाद भी वो कोयल के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। वो सारा खाना बिल्कुल ताज़ा दिख रहा था, कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो किसी का जूठन था, और रोशनी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा होटल था जो उसे ऐसे ही 10,000 की वाइन की बोतल दे देने वाला था। पर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसलिए उसे आगे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन कोयल कभी लकी से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। ये बात रोशनी और बाकी के लोगों को भी समझ में आ गई थी। लेकिन अमित, गर्वित और प्रीतम इस खाने के खत्म हो जाने के बाद में लकी को कब से सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो लकी से लेना चाह रहे थे। खाना पूरा हो जाने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कोयल के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो लिए थे। अमित, प्रीतम, गर्वित भी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लकी उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? अमित ने पूछा। मैं कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ। आंटी को बोल भी दूंगा कि खाली कर रहा हूँ। लकी ने कहा। असल में वो उनसे नज़र बचाकर जाना चाह रहा था। अमित और बाकी के लोग भी उसकी यह चाल समझ गए थे। इसलिए वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले ये बता कि खाना कहाँ से आया था। इसके बारे में तो लकी ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नज़र तो बस रागिनी पर ही टिकी हुई थी। अब वो उसके दोस्तों को क्या जवाब देता? क्या लकी अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाता, या फिर आज उसके राज से पर्दाफाश हो जाता? इधर जैसे ही लकी और उसके दोस्त खाना खाकर हॉस्पिटल से बाहर निकले, लकी ने कहा कि वो अपने कमरे से सामान लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया और उससे उस खाने के बारे में पूछने लगा जो अभी लकी लेकर आया था। वैसे तो लकी ने उसका कोई ठोस जवाब सोचा नहीं था, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे वो मैंने अपना जॉब चेंज कर लिया है। उस मेडिकल पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी तो एक होटल में ट्राई किया, वहाँ पर वेटर की जॉब लग गई। मैनेजर मेरी सर्विस से बहुत खुश हुआ, फिर उसे पता चला कि मैं साथ में पढ़ाई भी करता हूँ और मेरे दोस्त भी है, तो उसने खुशी खुशी मुझे ये सब पैक करके दे दिया। लकी ने मजाक करते हुए कहा। बाकी लोगों को लकी की बात पर डाउट तो हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे उससे कुछ पाते, लकी ने कहा, मैं निकलता हूँ भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे। प्रीतम ने कहा। अरे मेरे पास सामान है ही कितना सा, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर। मैं खुद ही ले आऊँगा। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब जाकर सीधा क्लास अटेंड करो। लकी ने कहा और वहाँ से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि सब में सबसे ज़्यादा वही कमाता था, लेकिन आज जब उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी तो वो भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है, लकी ने अपने आप से कहा और उछलकर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लकी भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। लकी,
तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लकी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे कल लकी ने 5 चांद गिफ्ट में दे दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, उस लड़की ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया है यार, और तुम तो मुझे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो अब जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ। तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अंजलि ने कहा, अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। एक लड़की जो कि अंजलि के पास ही खड़ी थी, उसने कहा, अरे नहीं, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी। अंजलि ने कहा, हाँ पर सोच लो, ये तुम्हें 5 रुपये का तोहफा भी नहीं दे पाएगा। उस लड़की ने कहा और उसकी इस बात पर लकी को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि उसके साथ के ये सब लोग कितनी गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लकी उन्हें समझाना नहीं चाहता था। वो बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वो तुम्हें क्या देगा? डिम्पल ने लकी के पास आते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था तो फिर डिम्पल उसके पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ, डिम्पल सही कह रही है। इस तरह के लोगों को जोड़ने से फ़ायदा ही क्या है जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए थे। जो आज 5 चांद दे रहा है वो कल को क्या कुछ नहीं दे सकता, और उसी की बदौलत तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में कल दूसरे नंबर पर रहा। एक लड़की ने उसकी बात पर हाँ करते हुए कहा। अंजलि तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन लकी देख पा रहा था कि डिम्पल के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन उसकी अपनी रूममेट से ही हो जाएगा। वो यह फैसला तो कर चुकी थी कि वो अपना खुद का लाइव शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वही आदमी उसे भी आकर 5 चांद देगा। जब लकी इस सब तमाशे को देख ही रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। फिर कार का शीशा उतरा और लकी ने देखा कि उसमें और कोई नहीं, राहुल बैठा हुआ था। राहुल, राहुल मैं इधर हूँ। डिम्पल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। इससे पहले कि राहुल डिम्पल के पास आता, डिम्पल खुद भागकर राहुल के पास चली गई थी। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, उसने पहले लकी को घृणा भरी नज़रों से देखा, उसके बाद वो राहुल और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। अब डिम्पल राहुल के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन लकी को लग रहा था कि डिम्पल को इस दिखावे की बीमारी हो गई थी। जब तक वो उसके साथ थी वो ठीक थी, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या होगा गया। डिम्पल ने भी घृणा भरी नज़रों से लकी को देखा और इतने में राहुल के होंठ आकर डिम्पल के होठों से जा मिले। हो, वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लकी ने जब उसकी यह हरकत देखी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। हब्बी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम खाना कहाँ खाने वाले हैं? प्लीज़ मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। मैं सड़क छाप खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। डिम्पल ने कुछ ज़्यादा ही अदाएं दिखाते हुए कहा। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन और मून चलते हैं। वहाँ पर हम बढ़िया सा कुछ खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर लेता हूँ, राहुल ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर होटल सन और मून में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करने लगा। जैसे ही टेबल बुक हो गई, उसके बाद राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाने के लिए ले आया। डिम्पल आगे बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा और उनकी गाड़ी वहाँ से निकलने लगी। डिम्पल, जो कि अभी तक अंजलि के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसने उसी को जलाते हुए देखा और फिर उसकी नज़र जाकर लकी के ऊपर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया, डिम्पल ने अपने आप से कहा। वो लकी को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी, उसके साथ उसकी ज़िंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। उसे लग रहा था कि उसने लकी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था। लेकिन इधर लकी डिम्पल की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले वो अब उससे प्यार ना करके राहुल से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया उसे करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने प्यार को ज़बरदस्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उसे डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था, जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया था। वो उसके साथ नहीं थी, उससे लकी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जिसके साथ थी उससे लकी को दिक्कत थी। और इसकी मेरे सामने बिसात क्या है? ये जितने की गाड़ी चला रहा है उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूँ, लकी ने कहा। असल में तो उसे डिम्पल की उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन उसे मालूम था कि उसे जाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो जानता था कि हाथी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो हाथी है। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? लकी को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई और उसका ध्यान टूट गया।
वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लकी ने अपने ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साक्षी लकी को अच्छे से जानती थी, खासतौर पर डिंपल के मामले में, इसलिए उसने कहा, देखो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर बोला, असल में बात यह है कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानता हूँ राहुल कैसा लड़का है। वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लकी ने साक्षी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। भले ही डिंपल ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी लकी यह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे उसके साथ जो हो रहा है, होने दो। शी डिजर्व इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया। पता नहीं उसे राहुल जैसे उस गधे में क्या नजर आया, साक्षी ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। उसने देखा कि लकी अभी भी अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहा, चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से। कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से लकी को साक्षी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो साक्षी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। उस बात को तो कुछ दिन बीत भी गए थे। लकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने किए हुए वादे को भूल कैसे सकता था। ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था ना कि हम होटल सन और मून चलेंगे। तो चलो, आज हम भी वहीं चलकर खाकर आते हैं, लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखने लगा। ये सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि लकी ने पिछली बार भी उसके साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज फिर वो होटल सन और मून जाने की बात कर रहा था। साक्षी जानती थी कि लकी की माली हालत क्या थी और वो उसके ऊपर ज़रा सा भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, लकी, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे मालूम है कि डिंपल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह ही पागल होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसके जैसे मत बनो। सन और मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन सन और मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, लकी ने कहा। नहीं लकी, देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम चलो मेरे साथ। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार लकी सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लकी और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन और मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिंपल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम, एक वेटर ने राहुल और डिंपल को देखते ही कहा। डिंपल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा। लकी के साथ रहने से उसे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती थी और वो लकी से कुछ खाने को कहती थी, तो लकी उसे हमेशा बाहर किसी ढाबे पर या भी किसी फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था, लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर गया था। लेकिन चूंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लाया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत भी मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस लिया था और फिर वो उसे चमकती हुई नज़रों से देख रही थी। राहुल भी उसकी नज़रों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक है, राहुल ने कहा और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेज राहुल, वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिंपल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना, डिंपल ने कहा। राहुल ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, कहाँ, छोटा सा तो है। इससे पहले कि डिंपल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। दोनों के हाथों में वायलिन था। वो उन लोगों के आने की खुशी में उनकी टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। ये देखते ही डिंपल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो उस संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन और मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लग आई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर भूख ही मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और साक्षी डिंपल और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लकी का सच सबके सामने आ जाने वाला था?
गुस्से में वो क्या बोल रहा था उसे समझ तो आ रहा था ना। अब आगे क्या होना था? क्या डिम्पल और राहुल मिलकर लकी और साक्षी को बेइज्जत करके बाहर निकलवाते, या फिर लकी उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब देकर चुप करवा देता? लकी क्या जवाब देता साक्षी को कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए?